इस विशेष वीडियो में हम तिलचट्टे की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे। तिलचट्टे की एलिमेंट्री कैनाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग फोरगट कहलाता है, दूसरा या मध्य भाग मिडगट कहलाता है और तीसरा भाग हाइंडगट कहलाता है। अब अगर हम इस विशेष चित्र को देखें तो फोरगट शुरू होगा और फोरगट मुंह से शुरू होगा, जो कि इस विशेष चित्र में नहीं दिखाया गया है। तो वहां मुंह होगा जो उपस्थित रहेगा और मुंह के बाद फेरिंग्स होगा। अब फेरिंग्स एक छोटी नली जैसी संरचना है, जैसा कि हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं। अब फेरिंग्स के बाद इसोफेगस होगा, तो इस फेरिंग्स के बाद इसोफेगस होगा। इसोफेगस भी एक संकरी नली जैसी संरचना होगी। अब इसोफेगस चौड़ी हो जाएगी, ये थैली जैसी बन जाएगी, तो यहाँ ये चौड़ी हो जाती है। और जब ये चौड़ी हो जाती है तो हम इसे क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप का कार्य यह है कि इसका उपयोग भोजन के भंडारण के लिए किया जाता है। क्रॉप के बाद संरचना संकरी हो जाती है और इस संकरी संरचना को गिजर्ड कहा जाता है और यह छोटी सी संरचना वास्तव में गिजर्ड है। अब गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। यह तिलचट्टे की एलिमेंट्री कैनल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। अब इस गिजर्ड में 2 परतें होंगी। बाहरी परत मोटी वृत्ताकार मांसपेशियों की होगी और भीतरी परत मोटी क्यूटिकल की बनी होगी। अब क्यूटिकल यानी भीतरी परत 6 अत्यधिक काइटिनस प्लेट्स बनाएगी और इन प्लेट्स को टीथ कहा जाता है। अब अगर हम गिजर्ड के सेक्शन को देखें तो मान लीजिए उदाहरण के लिए यह गिजर्ड का क्रॉस सेक्शन है, तो बाहरी परत जिसके बारे में हमने बात की थी वह मोटी वृत्ताकार मांसपेशियों की थी। तो वृत्ताकार मांसपेशियां इस तरह से उपस्थित होती हैं। अब इन मोटी वृत्ताकार मांसपेशियों के अंदर मोटी क्यूटिकल होगी और यह क्यूटिकल 6 काइटिन प्लेट्स बनाएगी। तो इसके अंदर मोटी क्यूटिकल है और यह क्यूटिकल वास्तव में बनाएगी प्लेट्स और इन प्लेट्स को टीथ कहा जाता है। अब जब भोजन इस गिजर्ड से होकर गुजरता है तो इन काइटिन्स दांतों के कारण भोजन पीस दिया जाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यह भोजन के कणों को पीसने में मदद करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पूछा जाए कि तिलचट्टे में कौन-कौन सी संरचनाएं हैं जिनमें भोजन के कणों का पीसना होता है। अब अगर हमें याद हो तो एक मुंह का भाग था जिसे मैंडिबल कहा जाता था। अब मैंडिबल भी भोजन को पीसने का कार्य करता था और गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस भी भोजन को पीसने का कार्य करता है। तो यहाँ 2 संरचनाएं हैं। अब हम पहले भाग के बारे में बात कर रहे थे, यानी फोरगट के बारे में। तो फोरगट मुंह से शुरू हुआ था और गिजर्ड पर समाप्त हुआ। फोरगट के बाद अगला भाग आता है जिसे मिडगट या मेसेंटेरॉन कहा जाता है। तो यहां से यहां तक की संरचना मिडगट या मेसेंटेरॉन है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर ये उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। अब इन उंगली जैसी संरचनाओं को हेपेटिक सीके कहा जाता है। हेपेटिक सीके को गैस्ट्रिक सीके भी कहा जा सकता है। इनकी संख्या यहाँ 6 से 8 होती है। ये बंद नलिकाएं होती हैं और इनका कार्य है पाचक रसों का स्राव करना, जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अब इस जंक्शन के बाद जहां हेपेटिक सीके मौजूद हैं, यहां से मिडगट शुरू होगा। मिडगट को मेसेंटेरॉन भी कहा जाता है। अब इस मिडगट के बाद हाइंडगट शुरू होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस हिस्से से लेकर अंत तक यानी गुदा तक यह हाइंडगट होगा। अब मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर यानी इस जंक्शन पर फिर से कुछ संरचनाएं मौजूद होती हैं और यहां जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें मालपीघियन नलिकाएं कहा जाता है। अब मालपीघियन नलिकाएं धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनकी संख्या 100 से 150 होती है। ये पीले रंग की होती हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका कोई पाचक कार्य नहीं होता। तो मालपीघियन नलिकाएं एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी होती हैं, लेकिन इनका कार्य केवल उत्सर्जी होता है। इनका यहाँ कोई पाचक कार्य नहीं होता। अब जंक्शन के बाद यह हाइंडगट होगा
हाइंडगट मिडगट की तुलना में चौड़ा होता है, जैसा कि हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं। ये 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग इलियम है, दूसरा भाग कोलन है, तीसरा भाग रेक्टम है और रेक्टम एनस के माध्यम से बाहर खुलेगा। तो ये 3 भाग हैं जो एलिमेंट्री कैनल में उपस्थित होते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्यूटिकल की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो फोरगट के अंदर क्यूटिकल की परत होती है, हाइंडगट के अंदर भी क्यूटिकल की परत होती है, लेकिन मिडगट के मामले में क्यूटिकल अनुपस्थित रहेगा। अब ये एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भाग हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हम डायग्राम में देख सकते हैं कि तिलचट्टे के मामले में लार ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं और जो लार लार ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होती है वह यहाँ मौजूद लार भंडार में संग्रहित की जाती है।